So, welcome friends. I am Inderpreet Singh, earned a rank 5 in CDS IMA, rank 29 in FCAT. Welcomes you to the one of the unique and the best video which will helps you a lot in this will enhance your performance in the interview deliberately. That if you follow these steps which I will going to tell you in this video, so be stick with the video up to the last, and this will definitely helps you. So the heading of this video is the best way to fill PIQ. ओके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर ये हम भरते स्क्रीनिंग के बाद पहले, या हो सकता है अभी भी किसी किसी बोर्ड में फेज़ 1 जो हमारा PPDT एंड OIR रहता है उससे पहले भी एक शॉर्ट PIQ भरवाया जाता है। जलंधर में तो एक बार भरा था, उसके बाद जलंधर गया नहीं, पता नहीं वहाँ पे भरवा रहे हैं कि नहीं भरवा रहे। पर फेज़ 1 जो क्लियर करते हैं बच्चे, जो स्क्रीन इन हो जाते हैं फेज़ 2 के लिए वो बच्चे तो PIQ फिल करते ही हैं। तो डेफिनेटली ये आपको, जब आप स्क्रीन इन हो जाओगे, आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है PIQ भरते भरते। सबसे पहला पॉइंट आता है ब्लफ नहीं मारना भाई। हम अपने रिकमेंडेड दोस्तों से सुन लेते हैं कि यार मैंने तो अपनी हॉबी में ये लिखा था, वो लिखा था, तो मेरा तो इंटरव्यू बढ़िया चल गया, मैं रिकमेंड हो गया। तो हम वही लिख देते हैं, अब भले अपनी हॉबी वो हो ना हो। ठीक है, मतलब ज़ीरो ब्लफ़ की परसेंटेज कितनी चल सकती है? ज़ीरो। हो सकता है कुछ बच्चों ने पूरा PIQ ब्लफ मारा हो। मेरे ग्रुप में भी बच्चे थे जिन्होंने 100% PIQ ब्लफ मारा हुआ था और वो रिकमेंड हो गए। पर दिक्कत कहाँ आई? उनका रैंक आया 129, 130। फिर उनकी ज्वाइनिंग बहुत डिले हुई। जो मतलब मेरे बाकी बैच के बच्चे जो अकेडमी जा चुके हैं, उनके मुकाबले में उनकी ज्वाइनिंग डिले हुई। कईयों की ज्वाइनिंग आई भी नहीं, बिकॉज हमारे रैंक कम रह जाता है यार। जब हम एक ऑथेंटिसिटी, एक जेन्युइन ऐसे नहीं दिखा पाते ना अपनी पर्सनैलिटी का, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा रैंक नीचे गिर जाता है। तो अगर आपको रिकमेंड होना है विद डिसेंट रैंक टू ज्वाइन द अकेडमी, दैट आपको कोई डाउट ना रहे कि मैं अकेडमी जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लास्ट मोमेंट तक आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करते रहो एट विच रैंक वी विल गेट द कॉल लेटर फॉर IMA FA, उन चीज़ों से बचना है। तो द परसेंटेज ऑफ ब्लफ विच इज़ अलाउड इज़ 0% ब्लफ करना है आपको अपने PIQ में। जो चीज़ रियल है वही लिखनी है। अगर वैसा आपने कुछ अचीव नहीं भी किया हुआ ना, कॉलम को खाली छोड़ दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बंदों को जानता हूँ, एक भी अचीवमेंट नहीं थी उनकी 10th 12th कॉलेज में, कहीं अचीवमेंट नहीं थी, फिर भी उन्होंने रैंक अब बिलो 50 रैंक फोड़ा है। ठीक है, तो ब्लफ मारना ही नहीं है। सेकेंड, फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली। भाई ये तो मैं बोलता रहता हूँ अपनी हर वीडियो में, जो भी मैंने लॉन्ग वीडियो फॉर SSB डाली उसमें मैंने बोला है कि आपको एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। मान लो ये आपका PIQ का पहला शीट है, ठीक है, आपको जो भी, अगर आर्मी है तो JCO फिल करवाएंगे, और अगर एयरफोर्स है तो आपको एक कमीशन ऑफिसर, स्क्वाड्रन लीडर भी हो सकते हैं, वो आपको फिल करवाएंगे। ठीक है, तो मान लो उन्होंने बोल दिया कि आप टॉप लेफ्ट में अपना निक नेम लिख दो, तो आप निक नेम लिखोगे। ठीक है, मानो उन्होंने लेफ़्ट में बोला था, आपने ध्यान से सुना नहीं, राइट में लिख दिया, तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन ब्रेक होगी। मान लो उन्होंने बोला था कि अपना निक नेम लिखने के बाद टॉप लेफ़्ट पे उसे अंडरलाइन कर देना, आप अंडरलाइन करना भूल गए, तो वो भी एक इंस्ट्रक्शन ब्रेक होगी। मतलब इतना स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है ना कि अगर उन्होंने बोल दिया ना कि 2 डॉट लगा दो उसके बाद, तो 2 डॉट ही लगेंगे, ना 1 लगेगा ना 3 लगेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक इंस्ट्रक्शन बस फॉलो करते जाना है, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे ही करना है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। द फौज इज़ अबाउट दिस यार। अगर आपको उन्होंने बोल दिया ना कि आप यहाँ पे आपको जाना है और आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको दिख रहा है कि ऐसे करके मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, पर नहीं, अगर आपको किसी ने भी इंस्ट्रक्शन दे दी ना कि पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ जाएंगे, तो आपको यही पाथ फॉलो करना है, दैट्स इट। ठीक है, बोलने को तो हम इंटेलिजेंट, वो जो कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि क्या बकचोदी है यार ये, लेकिन नहीं भाई, यही फ़ौज है। अगर ऐसे जाने को बोला है तो ऐसे ही जाओगे, जैसे बोला है वैसे ही चलना है। तो इंस्ट्रक्शन ब्रेक नहीं करनी, कहने का मतलब ये था, एक भी इंस्ट्रक्शन ब्रेक नहीं करनी। ट्राई टू बी सिंपल। आपको अपना PIQ बहुत ज़्यादा सिंपल रखना है। ठीक है, जैसे जितना सिंपल आपका PIQ होगा, जितना सिंपल आपने उसमें डाटा लिखा होगा ना, उतना सिंपल आपका इंटरव्यू चलेगा। तो जितना सिंपल इंटरव्यू चलेगा उतना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितने आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। समझ गए? तो
PIQ को बहुत सिंपल रखो। कोचिंग्स में सिखाया जाता है, कुछ मेरे जैसे रिकमेंड होकर जो ज्ञान पेलते हैं वो भी बोलते हैं कि भाई PIQ को भारी बनाओ, PIQ में वजन होना चाहिए। भाई कोई वजन नहीं होना चाहिए, पेपरलेस PIQ बनाओ आप, मतलब वेटलेस PIQ बनाओ। बिल्कुल सिंपल रखो PIQ, जो आपकी सिंपल लाइफ है ना वैसा सिंपल PIQ रखो। सिंपल इंटरव्यू चलेगा, भर के मार्क्स आएंगे, ठीक है। और वैसे भी आजकल तो सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स आपका सेकंड ऑप्शन अदर देन द अफसर क्या चल रहा है वो सब पूछेगा वो। तो इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो। ये PIQ इतना हैवी बनाने का ब्लफ मार के, अगर आपकी डेफिनेटली अगर आप जैसे आप खेलो इंडिया खेल, जैसे मेरे ग्रुप में बंदा था खेलो इंडिया का, तो यार उसका डेफिनेटली PIQ हमसे भारी था यार, पर रिकमेंड नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम इंटर हाउस खेले हुए बंदे, मेरा इंटर हाउस था तो हो गया रिकमेंड, किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेडिकल में सीन हो गया। ये कैसे भूल गया, मेडिकल में सीन हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें बनी रहती हैं, वो दिक्कत नहीं है। अगर रियलिटी में है तो लिखो, नहीं है तो PIQ को सिंपल रखो, जितना सिंपल रखोगे उतना सही है। फोर्थ क्या, मेमोराइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना PIQ फिल करके याद करके जाना है, ठीक है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप ग्रुप में फर्स्ट मेंबर थे जिसने फिल कर लिया PIQ। आपको PIQ अपने टिप्स पे होना चाहिए कि मतलब याद है भाई मेरे को पता है कि मेरे को कौन सी हॉबीज़ लिखनी है, कौन से गोल्ड मेडल, कौन से सिल्वर, कौन से ब्रॉन्ज मेडल मैंने लिए हैं। वहाँ पे सोचने का टाइम लगना ही नहीं है। आपको PIQ याद होना चाहिए पूरा, मतलब टिप्स पे, कि मतलब यहाँ से इंस्ट्रक्शन पास हुई कि लिखो, फिर PIQ फिल करो, और आप सबसे पहले फिल करके बैठ गए कि यार हो गया मेरा, तो फिर अभी मैं सोऊंगा थोड़ी देर, ठीक है, फिर हेड डाउन करके सो गए आप आराम से। वैसा सीन होना चाहिए, ये नहीं कि वहीं पे बैठ के सो रहे हैं कि यार कहाँ हाउस प्रीफेक्ट था, स्कूल कैप्टन था, क्या लिखूँ, क्या ब्लफ मारूँ, कितना वेट है मेरा, मेरे को तो वेट याद नहीं आ रहा, हाइट मेरी कितनी है यार 170 है कि 172 है, कुछ पता नहीं लग रहा। तो वैसा सीन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल PIQ याद करके जाना है और सीधा लिखते जाना दरादर, पूरा सिंपल सा याद होना चाहिए PIQ। पेन, तो यार ये ब्लू पेन यूज़ करना, ठीक है। अदरवाइज़ इंस्ट्रक्शन, अगर इंस्ट्रक्शन दी है कि ब्लैक यूज़ करना है तो ब्लैक करेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ ब्लू पेन यूज़ करेंगे। बिकॉज जो ब्लू ब्लैक का एक कॉम्बो रहता है ना, वो देखने में अच्छा लगता है, इंटरव्यू ऑफिसर को प्यारा लगेगा आपका PIQ, ठीक है। तो पेन ब्लू यूज़ करो। सिंपल कुछ एक 5 ट्रिक्स थी जो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा हेल्प करे कईयों को हो सकता है कईयों को पता हो ये सब नहीं करना है, हो सकता है कुछ लोग इसमें से कुछ करते भी हों और दिक्कत होती हो, रिकमेंडेशन में कुछ पॉइंटों से रह जाते हों, कुछ मार्क्स से रह जाते हों, तो इन चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगी। अभी देखते हैं कि PIQ फिल कैसे करें, मतलब बेस्ट कैसे कर सकते हैं, मैं कैसे करता था, या जो और मेरे सीनियर्स पहले मेरे से रिकमेंड हो चुके हैं वो कैसे फिल करते थे, ठीक है। ये तो कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं कि कौन सा सिलेक्शन बोर्ड है आपका, आप वैसा कि जाओगे कि कौन सा सिलेक्शन बोर्ड है, जैसे 1 है, FSB है, या क्या चल रहा है, तो वो आप कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप बैच नंबर लिख दोगे, यहाँ पे चेस्ट नंबर लिख दोगे, यहाँ पे अपना UPSC या फिर FCAT का जो भी ऐसा रोल नंबर रहता है वो लिखोगे। फिर आप लिखोगे नेम इन कैपिटल्स एज इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये कैपिटल में ही लिखना है। सॉरी ये रहा, ये आपको कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे जैसे मेरा नाम है इंदरप्रीत सिंह, ऐसे आप लिख दोगे। फिर फादर्स नेम लिखोगे, यहाँ पे कैपिटल नहीं मेंशन किया तो आप रनिंग हैंड में लिखोगे। मिस्टर विस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस लिखोगे आप अपना, यहाँ पे एड्रेस लिखोगे, विलेज, जैसे मैं लिखूँगा विलेज केशवनगर धीरा पठानकोट पंजाब, पिन कोड भी लिख देंगे 145001, ठीक है। फिर आप लिखोगे अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस, मैं विलेज की पॉपुलेशन लिखूँगा, जैसे मेरा विलेज है जो भी, मैं उसकी पॉपुलेशन लिख दूँगा अप्रोक्सीमेटली 3000 के अराउंड या 4000 के अराउंड, ये पॉपुलेशन मैं लिख दूँगा। अगर कोई प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में रह रहा है तो पूरी डिस्ट्रिक्ट की लिखेगा। फिर आप प्रेजेंट एड्रेस लिखोगे जो भी आपका होगा, फिर परमानेंट एड्रेस लिखोगे आप जो भी होगा, ठीक है। वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नोट, मेरे लिए नो आएगा बिकॉज मैं डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में रह रहा हूँ। अगर आप डिस्ट्रिक्ट के किसी विलेज में रहते हैं, किसी ब्लॉक में रहते हैं, या किसी छोटे और तालुका में तहसील में रहते हैं तो आप नो लिखोगे बिकॉज आप प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं हो। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि ये एक पठानकोट डिस्ट्रिक्ट है, पूरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है,
एक बंदा बिल्कुल यहीं पे रह रहा है यार, मतलब डिस्ट्रिक्ट के बीच में बसा हुआ है, सिटी के। यहाँ पे उसके बस स्टैंड है, यहाँ पे उसके रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे एक बड़े बड़े मॉल सिनेमाज घिरा पड़ा है वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। तो ये लिखेगा बंदा यस। एक बंदा यहाँ पे मेरे जैसे गांव में रह रहा है, रेलवे स्टेशन जाने के लिए उसे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, वो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पहुँचता है, मूवी देखने के लिए बहुत घूम के आता है। तो ये बंदा लिखेगा नो, कि मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं। समझ गए? रहते तो यार हम सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हैं, पर हमें देखना पड़ेगा कि यार मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हूँ कि नहीं हूँ, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। वो आप जैसे रहते हैं वैसे आपको पता लग जाएगा। फिर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लिखोगे आप, पंजाब, पठानकोट। रिलीजन लिखोगे, जैसे मैं सिख लिख दूंगा, हिंदू हिंदू लिखेंगे, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई जो भी है सब आप लिख दोगे जैसे रिलीजन है। फिर वेदर SC ST OBC, जैसे जनरल वाले नील लिखेंगे, ठीक है। कई बार जनरल इंस्ट्रक्शन, मेन इंस्ट्रक्शन है, कई बार जनरल वालों को GEN लिखने को बोला जाता है, तो वो GN लिखेंगे, या जनरल पूरा लिखेंगे, या फिर नील लिखेंगे। मदर टंग लिखेंगे अपनी जो कुछ भी है। फिर डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे सिंगल लिख देंगे, क्योंकि सिंगल एंट्रीज ही अलाउड है कमीशन के लिए, अनलेस एंड अनटिल स्पेशल केसेस, ठीक है। पेरेंट्स अलाइव, यहाँ पे आप रिस्पेक्टिव आंसर लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी रिस्पेक्टिव आंसर लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप पेरेंट्स और सिबलिंग्स की ऑक्यूपेशन, इनकम एज पर एप्लीकेबल लिखेंगे, ओवरऑल लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फादर की एजुकेशन आएगी, यहाँ पे मदर की एजुकेशन, मतलब जो भी सोन है, यहाँ पे यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर जो भी है आपके, वो उनकी एजुकेशन आएगी, यहाँ पे उनकी ऑक्यूपेशन आएगी, यहाँ पे उनकी मंथली इनकम आ जाएगी, ठीक है। इतना सा काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम मैट्रिक हमने किस स्कूल से करी, मैंने KV से करी, KV लिखेंगे। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी CBSE लिखेंगे, फिर ईयर 2017 लिखेंगे। फिर परसेंटेज मार्क्स 10 CGPA थी, तो कई बार JCO अलाउ कर देता है, ऑफिसर अलाउ करता है CGPA लिखने के लिए। अगर परसेंटेज ही बोलेंगे तो आप फिर उसे कन्वर्ट कर देंगे, जैसे भी जिस मेथड से भी करेंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लिख देंगे, मतलब अगर कोई अपने स्टेट बोर्ड से पढ़ा है तो वो स्टेट बोर्ड लिखेगा, जैसे पंजाब वाले पंजाबी लिखेंगे, राजस्थान वाले हिंदी, ऐसे मतलब जो भी आपका मीडियम है वैसे लिखते जाएंगे। फिर बॉर्डर स्कूल में पढ़े होगे, डे स्कॉलर में पढ़े हो। डे स्कॉलर मतलब कि आप सुबह जाते थे शाम को घर पे अपने, बॉर्डर मतलब कि आप प्रॉपर एक सेमेस्टर अपना वहीं पे निकालते थे, तो ऐसे ही डे स्कॉलर पे डे स्कॉलर लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ़ एनी को ध्यान में रखना भाई, अगर है तो लिखो, नहीं है तो ब्लफ नहीं मारना, ठीक है तो लिखो। और यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट आएगी ना, वो आपकी इस क्लास में आएगी, इन एजुकेशन आएगी। जैसे एजुकेशन में आपने 10th स्टैंडर्ड में कुछ किया है तो आप वो लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार मैंने यहाँ पे ही किया था, जैसे मैं NTSE में पार्टिसिपेट किया था इस स्टैंडर्ड में, तो NTSE लिख देंगे। मैंने मैथ ओलंपियाड नेशनल गया था, तो वो लिख देंगे। जो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड होगा ना, वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर 12th का आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी कुछ जो 12th स्टैंडर्ड में एजुकेशन में किया होगा वही लिखेंगे। यहाँ पे हम कबड्डी नहीं लिख देंगे, बिकॉज वो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का अलग से कॉलम दिया हुआ है, वो वहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कबड्डी नहीं आएगा। जो एजुकेशन से रिलेटेड है ना, पढ़ाई से रिलेटेड, पेन पेपर से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर ग्रेजुएशन में जो भी हमने किया है, BSc BA BCom BTech, वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखेंगे, जैसे मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से पढ़ा हूँ, वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे किस ईयर में पास हुए वो लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, मीडियम इंग्लिश लिखेंगे, डे स्कॉलर लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी जो भी आपने अपने सेमेस्टर में किया, जैसे मैं यहाँ पे लिखता था कि सेमेस्टर, यहाँ पे मैं लिखा करता था कि सेमेस्टर 3rd and 6th में मैं अपना कॉलेज टॉपर था, तो वो लिख दिया करता, बिकॉज ये एजुकेशन से रिलेटेड है यार, स्टडी पेन पेपर से रिलेटेड है। तो ऐसी चीज़ें आपको इस कॉलम में लिखनी है। यहाँ पे कबड्डी और चीज़ें नहीं घुसानी, क्रिकेट नहीं घुसाना, ये सब चीज़ें नहीं घुसानी है। अब अगले पेज पे चलते हैं, ये देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। पेन कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अलग सा लगेगा, अच्छा रेड कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी एज लिखोगे ईयर्स एंड मंथ्स में, ठीक है। यहाँ पे अपनी हाइट इन मीटर लिखोगे, सेंटीमीटर मत लिख देना भाई। हम बंदे देखे हैं 170 लिख के छोड़ देते हैं यार 170 तो सेंटीमीटर है ना, मीटर में पूछी हुई है तो 1.7 लिखोगे ना। तो ये छोटी चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, पक्का ध्यान रखनी है। वेट इन किलोग्राम्स लिखना है। फिर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, पर्सनल इनकम इफ एनी, जैसे अगर मैं अभी SSB देने जाऊँगा तो मैं लिखूँगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
मटेरियल असिस्टेंट। जैसे आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो कर लेना, यहाँ इसमें ब्लफ नहीं करना है, ठीक है। ये स्पेसिफिक कर दिया मैंने कि यहाँ पे ब्लफ नहीं करना है। पकड़ लेंगे इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और ब्लफ पकड़ा गया ना भाई, एक बार आपका ब्लफ पकड़ा गया तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर, अगर आपने मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इंटरव्यू चला है, यहाँ तक आप सब सही करते करते आए, यहाँ पे एक ब्लफ पकड़ लिया उसने और वो ब्लफ कंफर्म हो गया कि हाँ ये ब्लफ है, तो इससे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो यहीं पे आपको 0 मार्क्स देके नॉट रिकमेंडेड कर देगा। और इंटरव्यूइंग ऑफिसर में भाई आपको पता है वीटो पावर रहती है यार, साइक पे हर चीज़ पे, मतलब अगर एक बार इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोल देगा ना कि यार ब्लफर है ये, झूठ बोलता है, तो कितना अच्छा लिख किया हो आप टैट की स्टोरीज, हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लफ नहीं करना। जैसे बंदे आजकल क्या कर रहे हैं, टीचर लिख देते हैं, ट्यूशन पढ़ाता हूँ भाई, टीचर है, ठीक है पढ़ाते हो तो सही है, अगर नहीं पढ़ाते तो झूठ नहीं बोलना, बस ये चीज़ ध्यान रखनी। जैसे एनसीसी ट्रेनिंग करी है तो मैंने नहीं करी है, नो लिखूँगा, ठीक है। फिर किस विंग के लिए आए हो, टोटल ट्रेनिंग, मतलब किस टोटल ट्रेनिंग कहाँ पे करी है, क्या किस विंग की एनसीसी करी है, वो सब लिख देना है। फिर यहाँ पे अब आएगा आपका कबड्डी। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इसमें जो रिसेंट मोस्ट रिप्रेजेंटेशन है ना आपकी, जैसे मान लो जो सबसे पहले जो कॉलेज की लिखेंगे ना वो सबसे ऊपर लिखेंगे, सेकेंड नंबर में हम 12th की लिखेंगे, थर्ड नंबर पे हम 10th की लिखेंगे अगर कोई है तो। इस सीक्वेंस में चलेंगे, डेट भी हमारी इस सीक्वेंस में चलेगी, सबसे जो रीसेंट वाली है वो ऊपर, उसके बाद नीचे वाली, फिर नीचे वाली, इस सीक्वेंस में चलेंगे। यहाँ पे भी सेम, फिर जैसा भी सीन है वैसा। हॉबीज़ इंटरेस्ट, जो मैंने एक सिंप्लिसिटी की बात करी थी ना, वो यहाँ पे काम आएगी, सिंप्लिसिटी। हॉबीज़ इंटरेस्ट को सिंपल रखो यार। मेरे यार दोस्त थे अभी भी एसएसबी दे रहे हैं, हॉबीज़ में लिखते थे जियो पॉलिटिक्स, मेरे को स्पेलिंग नहीं आ रहा है पॉलिटिक्स के, वो बंदों की हॉबीज़ थी यार, और हमें पता ना कि नहीं थी भाई, हमें पता है जो कितनी जियो पॉलिटिक्स आती है उन्हें, पर लिखते थे वो बंदे यार, ठीक है। तो ये सब नहीं करना भाई, सिंपल रखो कि क्या क्या करते हो, प्लेइंग क्रिकेट वगैरह, जो भी मतलब तुम्हारा है वो चीज़ें, नॉर्मल हॉबीज़ लिखो अपनी, रनिंग, साइकिलिंग, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मल जो तुम्हारी हॉबीज़, नॉर्मल हॉबीज़ है जिसमें मतलब दिनचर्या में जो हॉबीज़ काम आती हैं आपकी, ठीक है। एक्सरसाइज, अगर कोई एक्सरसाइज करता है एक्सरसाइज लिख दो, अनलेस एंड अनटिल, भाई देखो एक्सेप्शन हर जगह रहती है। आपके ग्रुप में भी कोई बंदा आया होगा जो यूक्रेन जाके कहीं उसने रिप्रेजेंट कर रखा होगा किसी स्पोर्ट्स के लिए, यूक्रेन दिमाग में पता नहीं कैसे आ गया, मतलब किसी कंट्री में जाके रिप्रेजेंट कर रखा होगा, वो तो यहाँ पे हॉबी लिखेगा ही अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, पर बाकी 99% बंदे तो सिंपल ही हैं, तो सिंपल ही रहने दो, ठीक है। ज़्यादा ब्लफ करेंगे दिक्कत आएगी, पक्का दिक्कत आएगी। फिर एक्टिविटी ऑफ द ग्रुप, यहाँ पे भी हम एजुकेशनल, नॉन एजुकेशनल दोनों लिख सकते हैं। फिर अक्रेंस वही रहेगी, जो सबसे रीसेंट होगी वो सबसे ऊपर आएगी, रीसेंट मोस्ट सबसे ऊपर, फिर उसके बाद पुरानी, उससे पुरानी, यही सीक्वेंस में चलेगा। यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखता था, फिज़िक्स क्विज़ में किया था, ग्रुप क्विज़ था वो, फिज़िक्स का एक कॉलेज में हुआ था, सबसे ऊपर लिख देता था। 12th में मैंने भांगड़ा में पार्टिसिपेट किया था, वो 12th का लिख देता था। और नहीं, इससे ऊपर मैं लिखता था फैशन शो में, यार फैशन शो भी लिखा था एक, जब इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में करने से पहले मैं एक्सेंचर में काम करता था, तो उसमें एक फ़ैशन शो हुआ था, उसे ऑर्गेनाइज़ भी करवाने में हेल्प करी थी और पार्टिसिपेट भी किया था, तो उसे सबसे ऊपर लिखता था। फिर उसके बाद कॉलेज का लिखता था, उसके बाद फिर मैं 12th का लिखता था। ऐसे सीक्वेंस में चलना है, ठीक है। फिर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कैसे आपने कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करी है, एनसीसी या एनएसएस या वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब लिख देना है, ठीक है। और आप एक चीज़ और याद रखनी है कि हम यहाँ पे जब लिख रहे हैं ना, अभी देखो मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं रिसेंट मोस्ट सबसे ऊपर लिखता था, पर आप हो सकता है कि आप 10th का ऊपर लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, 12th का लिख लो, फिर आप कॉलेज का लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसी कंपनी में अगर जॉब करिए तो वो लिख दो, कोई इशू नहीं है। बस आपको याद रहना चाहिए कि 10th में मैंने कौन सा मेंशन किया है, 12th में क्या मेंशन किया है, कॉलेज में क्या मेंशन किया है और कंपनी में क्या मेंशन किया है। देखो मैं इस ऑर्डर में क्यों लिखता था, बिकॉज मेरे को याद करने में आसान रहता था कि यार सबसे रिसेंट में कौन सा किया, उससे पहले क्या किया था, उससे पहले, तो याद रहता है वो। फिर जब इंटरव्यू ऑफिसर पूछता है ना हमसे कि इन दिस ऑर्डर बताओ मेरे को 10th में क्या किया, 12th में, कॉलेज में, कंपनी में क्या क्या किया, तो ऑर्डर याद रहता है वो।
तो आप उसी हिसाब से लिखो कि आपको बोलते समय ऑर्डर याद रहे, बिकॉज वो ऑर्डर मैच करेगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ऑर्डर मैच करेगा कि किस ऑर्डर में लिखा है और किस ऑर्डर में बोल रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि PIQ याद होना चाहिए। फिर नेचर ऑफ कमीशन लिखोगे आप, परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस, ठीक है। चॉइस ऑफ सर्विस लिखोगे, नंबर ऑफ चांसेस अवेल फॉर कमीशनिंग ऑल सर्विस, यहाँ पे सब लिखेंगे हम, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, रिकमेंडेड, तीनों का सम नेट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने करी हो, हाउस प्रीफेक्ट हो, हाउस कैप्टन हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे टोटल लिख देंगे नेट। फिर 14th के लिए इंस्ट्रक्शन का रोल आ जाएगा कि इंस्ट्रक्शन कैसे मिल रही है। अगर तो इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि सारे लिखो, स्क्रीन आउट भी, कॉन्फ्रेंस आउट भी, रिकमेंडेड भी, और मतलब सारे लिख दो, तो आप सारे लिखोगे। जगह कम पड़ जाएगी तो नीचे की स्पेस यूज़ कर लेना, यहाँ तक, इसके नीचे लिखने को मना करते हैं, मतलब यहाँ से नीचे तो नहीं जाएंगे, यहाँ तक ही रुकेंगे। अलग पेज भी मिल जाता है, उस पर भी लिख सकते हैं, A4 साइज शीट दे देते हैं, फिर अटैच कर देते हैं इसके साथ, पर ऐसा होता बहुत कम है। मोस्टली बोला जाता है कि कॉन्फ्रेंस आउट एंड रिकमेंडेड का लिखो, ठीक है, तो हम यही लिखते हैं फिर मोस्टली, और आ जाती है, इतनी स्पेस सफिशिएंट रहती है। और कई बार इंस्ट्रक्शन आती है कि उतनी लिखो जितनी इसमें आ जाए, और रीसेंट से शुरू करना है कि जो सबसे रीसेंट हुई है वो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जितनी आएंगी उस पर रुक जाना, ठीक है। और कई बार इंस्ट्रक्शन ऐसी दी जाती है कि रिकमेंडेड को मेंशन मत करना कि आप रिकमेंड हो रखे हैं, आप सिर्फ लिखना कि कॉन्फ्रेंस अटेंडेड या कॉन्फ्रेंस अवेल्ड, ऐसे करके बोलते हैं कि रिकमेंडेड वर्ड मेंशन नहीं करना। तो मत करना भाई, होशियारी मत मारना, जैसे मैं जाऊँ अगली SSB और होशियारी में लिख दूँ 2 टाइम रिकमेंडेड, तो भाई इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोलेगा कि भाई ठीक है हो गया रिकमेंड, तो अब एरोगेंस में क्यों आ रहा है, एरोगेंस ही तो शो करनी नहीं है हमें, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। कुछ लंबी हो गई वीडियो, 2x पे करके देख लो, ठीक है, 2x पे आप इसे देखो जैसे भी है, मतलब इसे देखो, थोड़ा याद करो इन चीज़ों को, थोड़ा दिमाग में बिठाओ। PIQ डाउनलोड करो, मेरा टेलीग्राम चैनल है वी टुगेदर SSB करके, उसमें टेलीग्राम में PIQ की PDF पड़ी है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करो, भरो और इसे अपने पास रखो, भर के याद करते रहो, पेंसिल से भरो उसे, फिर उसे मॉडिफाई अगर करना पड़ता है तो रब करके मॉडिफाई करो। PIQ से आपका भाई भला होगा। PIQ सबसे पहली बेसिक चीज़ है आपकी इस जर्नी में, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस इन योर SSB ग्रुप्स, SSB चैट्स, जो भी आप चीज़ों ग्रुप में मतलब बातचीत करते हैं उसमें इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब कुछ करो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।